हाँ तो कैसे हो? क्यों? तो फाउंडेशन में ही है और अपन रिपीटर है, तो फाउंडेशन एडिशनल है। वाह शाबाश। चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं वो 11th क्लास बायोलॉजी का वो टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वेटेज रखता है। हालांकि अभी जो नीट हुई है उसमें इतने क्वेश्चन नहीं आए, बट ये टॉपिक मैक्सिमम क्वेश्चन वेटेज रखता है। लास्ट टू लास्ट जो नीट थी यानी नीट 2020 उसके अंदर तकरीबन 13 या 14 क्वेश्चन इस यूनिट से भी। क्लियर है? तो 13-14 क्वेश्चन कितना वेटेज रखते हैं तुम लोग समझ सकते हो। क्लियर है? तो देखो यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्लियर? अब ह्यूमन फिजियोलॉजी है यानी हम अपनी ही बात करने वाले हैं इस दुनिया के सबसे घटिया जानवर के बारे में, जो कि हम खुद हैं, बताने की जरूरत है ही नहीं। तो देखो ह्यूमंस है ना, हम लोग हमारे अंदर किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन मिलती है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारे अंदर ऑर्गेनाइजेशन अगर बात करें तो हम ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल यानी कोई ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर सिर्फ सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी सिर्फ सेल हैं जो फंक्शन कर रहे हैं। कुछ हैं जिनके अंदर टिश्यू बन जाते हैं सेल्स के ग्रुप, और कुछ हैं जिनके अंदर टिश्यू का ग्रुप ऑर्गन हो जाता है। हम लोग ऐसे हैं जिनमें ऑर्गन्स ने मिलकर के पूरा एक सिस्टम बनाया है अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। जैसे हमारे लिए हमारे अंदर खाने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, निकालने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है, सांस लेने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है, चलने फिरने के लिए मूवमेंट लोकोमोटरी सिस्टम है। क्लियर है? अपने जैसे बनाने के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो हर चीज हर कांड के लिए एक सिस्टम है अपने पास काम के लिए, ठीक है, समझ रहे हो? तो ये हमारा स्पेसिफिक फीचर है कि हमारे अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब हर फंक्शन के लिए है तो इसमें एक सिस्टम आता है जो हम स्टडी करते हैं कि हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम भी है। डाइजेस्टिव सिस्टम, और यही हमें पढ़ना है, अभी हम इसे ही पढ़ेंगे। क्लियर? डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है और क्या परफॉर्म करता है? तो नाम से पता चल रहा है ये सिस्टम है डाइजेशन के लिए। डाइजेशन के लिए। अब डाइजेशन क्या होता है, बात रही कि डाइजेशन क्या है, तो इसको यही छोड़ो। अब समझो हम लोग ह्यूमंस हैं, हम फूड एक्वायर करते हैं, है ना, खाना खाते हैं। वे क्यों खाते हैं खाना? ना खाएंगे तो कौन सा पहाड़ थोड़ी टूट जाएगा। क्यों खाते हैं खाना? एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलती है ना, और एनर्जी से हम लोग काम करते हैं। अब खाने से एनर्जी कैसे मिलती है? खाना तो बाहर एक आम रखा है, उससे एनर्जी कैसे मिलेगी हमें? बाहर एक केला रखा है, उससे एनर्जी कैसे मिलेगी हमें? सोचने वाली बात है। तो कुछ फ्रूट भी ऐसे हैं जो लोगों में समझ नहीं आती। तो देखो अब इनसे एनर्जी कैसे मिलती है, ये प्रोसेस हमें ये बताता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बताता है, वो प्रोसेस है डाइजेशन की। क्लियर है? तो हम लोग फूड एक्वायर करते हैं। क्लियर है? फूड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स हैं, वो एलिमेंट्स हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ये वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्लियर है? अब फूड में किस किस तरह के न्यूट्रिएंट हो सकते हैं? किस किस तरह के न्यूट्रिएंट हो सकते हैं? तो फूड में कार्बोहाइड्रेट होता है, एक न्यूट्रिएंट है ये जो हमें एनर्जी देगा। इसको डाइजेस्ट करेंगे तो एनर्जी मिल जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट प्रोटीन है। क्लियर है? ये भी न्यूट्रिएंट है। और इसी तरह एक कैटेगरी आती है फैट की, फैट भी न्यूट्रिएंट है, इससे भी एनर्जी मिलेगी। फिर है विटामिन्स, ये भी न्यूट्रिएंट्स है। नेक्स्ट यही मिनरल्स आते हैं, ये भी न्यूट्रिएंट्स हैं। और एट लास्ट सबसे सिंपलेस्ट न्यूट्रिएंट H2O, H2O वाटर, जल, ये भी एक न्यूट्रिएंट है। ये हमारे वो फूड की न्यूट्रिएंट है जो मैक्सिमम फूड में पाए जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम टाइप ऑफ फूड में ये मिलते हैं। क्लियर है? ये होंगे तभी उसे कंप्लीट फूड कहा जाता है। अब देखो
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर, इन सब न्यूट्रिएंट्स में से कुछ न्यूट्रिएंट्स तो ऐसे हैं जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, यानी जिनको यूज करना, जिनसे एनर्जी निकालना इतना आसान नहीं होता। क्लियर है? एज इट इज हम लोग एनर्जी नहीं निकाल सकते इनसे। और कुछ ऐसे हैं जो कि कतई सिंपल फॉर्म में है, ये तो यूज करने बहुत आसान है। अब ये इतने सिंपल है कि इससे सिंपल नहीं टूट सकते। वाटर को तुम लोग क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन में तोड़ के यूज करोगे क्या, कि चलो हाइड्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन लेते हैं, पानी हो गया अंदर, ऐसे करते हो? H2O तो एक साथ जाता है ना। तो ये तो बहुत सिंपल फॉर्म है और कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है। तो न्यूट्रिएंट जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये जो पहले तीन न्यूट्रिएंट है ना, ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट है। क्लियर है? और विटामिन, मिनरल और वाटर, ये सिंपल न्यूट्रिएंट है, यानी सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। क्लियर है? अब हमारी बॉडी ऐसी है कि वो न्यूट्रिएंट से एनर्जी लेती है, बट किस से? सिंपल न्यूट्रिएंट से ले सकती है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म से डायरेक्ट एनर्जी नहीं निकाल सकती हमारी बॉडी, हमारे सेल्स इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म से डायरेक्ट एनर्जी नहीं ले सकते। तो क्या करना पड़ेगा भाई, क्या करना पड़ेगा? इनको तोड़ना पड़ेगा या इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें? सिंपल फॉर्म में। इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म की सिंपल फॉर्म बनानी पड़ेगी ताकि हमारी बॉडी इन्हें यूज कर सके और एनर्जी निकाल सके, और वो एनर्जी हमारी बॉडी बहुत फंक्शन, अलग अलग टाइप के फंक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज करेगी। क्लियर है? तो इनको तोड़ने की जो प्रोसेस होती है ना, यानी ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल या ऑर्गेनिक फूड न्यूट्रिएंट्स इनटू सिंपल फॉर्म, डाइजेशन होती है। अब समझ आया डाइजेशन क्या है? हम ह्यूमंस हैं, हमारे पास हर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एक सिस्टम है, ऐसा ही सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम है। क्या है इसका मतलब? यहाँ डाइजेशन होगी। डाइजेशन क्या होता है पूछने वाली बात है। तो हम लोग भाई फूड लेते हैं जिनसे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं एनर्जी के लिए, एनर्जी सोर्स है हमारे। अब न्यूट्रिएंट्स तो ये सारे हैं, इनमें से कुछ कॉम्प्लेक्स है, कुछ सिंपल है। सिंपल को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, इनको डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। तो इनको सिंपल बनाना, यही तो डाइजेशन है। समझ रहे हो ना? चलो अब नोट करने लायक फॉर्म में लिखते हैं इसे। चैप्टर अपना है डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इस चैप्टर का जो पर्टिकुलर नाम एनसीईआरटी बताती है वो क्या है? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये इस चैप्टर का एक्चुअल नेम है। क्लियर? समझ रहे हो? तो यहाँ दो टर्म आई, डाइजेशन तो हम लोगों ने देख लिया क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है ये भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फूड एक्वायर करते हैं, फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स दो फॉर्म में होते हैं। अब यहाँ डाइजेशन समझनी है हमें, तो फर्स्ट टर्म है इस चैप्टर में समझने वाली डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है? तो हम लोगों ने क्या जाना डाइजेशन के बारे में? वो प्रोसेस है जिससे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड न्यूट्रिएंट्स को तोड़ करके सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। सिंपल क्यों? ताकि ये आसानी से एब्जॉर्ब हो सके। अब देखो हमारा फूड है, एक पाइप है, यहां से एंटर करता है और यहां से निकल जाता है। ठीक है, सब कुछ इसी, सारा कांड डाइजेशन का इसी के बीच में होना है। तो भाई डाइजेस्ट तो चलो हो गया, डाइजेस्ट हो गया, पर किस तरह डाइजेस्ट करना है? ऐसा डाइजेस्ट करना है जो यहां से एब्जॉर्ब हो जाए, यहां से निकल जाए, अवशोषित हो जाए, एब्जॉर्ब होकर के सेल्स तक पहुंचे। इस तरह डाइजेस्ट करना है। समझ रहे हो? तो अब डेफिनेशन देखते हैं डाइजेशन की। क्या होता है डाइजेशन? इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक food nutrients into simple absorbable form।
ये डाइजेशन है। क्लियर है? अब समझ आया डाइजेशन क्या होता है? यानी इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड न्यूट्रिएंट्स को तोड़ करके सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना डाइजेशन है। समझ रहे हो? इसी के लिए हमारे पास पूरा एक सिस्टम है जो हमें स्टडी करना है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, इनका तो डाइजेशन होता है। और सिंपल फॉर्म, अबे पहले ही बहुत मरे पड़े हैं, कमजोर हैं, इनको और कितना तोड़ोगे, नहीं टूट सकते ना। इनकी डाइजेशन नहीं होती, इनकी डाइजेशन नहीं होती। क्लियर है? कॉम्प्लेक्स की डाइजेशन होगी, सिंपल की डाइजेशन नहीं होगी। क्लियर है? अब ये लिखो, कॉम्प्लेक्स कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, तीन ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म हैं। बाकी बच गए विटामिन, मिनरल और वाटर, ये सिंपल फॉर्म है। निपटाओ जल्दी। और साथ साथ लिखा करो तुम लोग। समझ आया हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? चलो, तो अब हमें जानना है कि इस प्रोसेस के लिए जो सिस्टम बना है अपने पास, वो सिस्टम क्या है और किस तरह से बना है। हम लोगों ने कहा कि वो एक ऑर्गन सिस्टम है ना? तो ऑर्गन सिस्टम तो ऑर्गन्स के मिलने से बनेगा। कौन कौन से ऑर्गन मिले होंगे इस सिस्टम को बनाने के लिए? तो देखो, हम बात कर रहे हैं ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? तो देखो, हम लोग कैसे पता करेंगे कौन कौन से ऑर्गन है? हम एक सिंपल सा मेथड अपनाते हैं कि फूड है ना, उसका पाथ ट्रेस कर लेते हैं। फूड कैसे कैसे हमारे अंदर से गुजरता है, कौन कौन से चेंबर से, कौन कौन से पार्ट से होकर के गुजरता है, तो हमें डाइजेस्टिव ऑर्गन का पता चल जाएगा। तो देखो, इसमें पहला ऑर्गन है, सबसे स्टार्टिंग पॉइंट जहां से फूड हमारी बॉडी में इंटर होता है, क्या है? ये ओपनिंग है। ठीक है, जस्ट एक ओपनिंग, इस ओपनिंग को कहा जाता है माउथ। क्लियर है? माउथ सबसे फर्स्ट पार्ट है। अब ये ओपनिंग है, कौन सी साइड की ओपनिंग है बॉडी में? कौन सी साइड की ओपनिंग है बॉडी में? 6 साइड होती है ना? कोई भी ऑब्जेक्ट हो 6 साइड मानी जाती है, फ्रंट, बैक, अपर, लोअर, और ये साइड वाली लेफ्ट राइट, लेफ्ट और राइट, ये साइड है। अब ये 6 साइड है। ये तो हुई नॉर्मल जो हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं। बायोलॉजिकल टर्म्स में इन साइड के लिए क्या क्या टर्म्स यूज होती है, या बायोलॉजिकली इन साइड्स को क्या कहा जाता है? तो देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट है, फॉर सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है, बायोलॉजी में जब हम लोग पढ़ते हैं ना किसी भी चीज के बारे में, तो हमेशा उस ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट मानते हैं। अब मुझे किसी के बारे में बताना हो तो मैं मानूंगा वो मेरे सामने है, यहाँ, ठीक है, उसका मुंह मेरी तरफ है और पिछवाड़ा दूर है मुझसे, ठीक है, ये मानूंगा। चाहे कोई डायग्राम हो, चाहे बिना डायग्राम के पूछा हो, रिस्पेक्ट हमेशा अपने सामने लेनी है। अब सामने लोगे तो साइड कौन कौन सी होगी? देखो, अपर साइड, ठीक है। तो यहाँ हम लोग छोटा सा एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये है, ठीक है। अब इसमें साइड्स बताओ, यही है। अब साइड बताओगे, जो इसकी अपर साइड है, यानी ये अपर साइड को बायोलॉजिकली हम लोग कहते हैं कि ये इसकी एंटीरियर साइड है। एंटीरियर, क्लियर है? इसकी लोअर साइड यानी नीचे वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा हम लोग बताते हैं कि ये पोस्टीरियर साइड है। पोस्टीरियर टर्म यूज होती है लोअर पोर्शन को शो करने के लिए।
अब इसकी जो फ्रंटल साइड है, फ्रंट साइड है, इसके लिए टर्म यूज होती है वेंट्रल। क्लियर है? और इसका जो पिछवाड़े वाला हिस्सा है, मतलब बैक साइड है, इसकी बैक साइड के लिए टर्म यूज होती है डोर्सल। क्लियर है? समझ रहे हो? बैक होगी, फ्रंट होगी, अपर होगी, लोअर होगी, बच गई कौन सी? लेफ्ट और राइट। तो देखो ये जो साइड्स हैं, एक तो लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है। क्लियर है? ये साइड्स क्या है? अब 3D में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे ना, बट बनाना पड़ेगा ऐसे। ठीक है? लेफ्ट और राइट, ये साइड है। लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स को ही एक ही टर्म दी जाती है, लेटरल। क्लियर है? समझ गए? ये है, ये हम लोग साइड्स बताते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, 6 साइड होती है। समझ गए? अब माउथ बताओ मुझे, हमारी बॉडी की कैसी, किस साइड की ओपनिंग है माउथ? कैसी साइड है? ये एक पाइप है पूरी, ऐसे निकलेगी इस तरह से सीधी। अब सीधी होगी ये पाइप। ठीक है? अब किस साइड की ओपनिंग है? इस साइड की है ना, तो एंटीरियर साइड। माउथ है एंटीरियर ओपनिंग, एंटीरियर ओपनिंग। क्लियर है? अब ये बात हुई खत्म। अब हम चलते हैं आगे, नेक्स्ट। ये नोट करोगे क्या? करो जल्दी, साथ के साथ करते रहो। अब सेकंड पार्ट, माउथ से आगे फूड कहाँ पहुंचता है? इस हिस्से में पहुंचता है ना, यहाँ। इस हिस्से को क्या बोलते हो, जहां अपने दांत हैं, ये इस खाली खोखले हिस्से को क्या बोलते हो? क्योंकि खोखला है ना ये अंदर से, तो इसको क्या बोलते हैं? ये सेकंड पार्ट है, ये है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी। क्लियर है? समझ गए? नेक्स्ट, बक्कल कैविटी में कई पार्ट आते हैं, जब डिटेल आएगी तब डिस्कस करेंगे। ठीक है? नेक्स्ट, थर्ड, बक्कल कैविटी से निकल करके फूड कहाँ पहुंचता है? यहां से जब निकलेगा तो कहाँ जाएगा? इस हिस्से में। इस हिस्से में आएगा, जैसे तुम लोग गड़ा बोलते हो, कंठ, इस हिस्से में आएगा ना। इस हिस्से के लिए क्या टर्म यूज होती है? इसे हम लोग कहते हैं फेरिंक्स। फेरिंक्स। क्लियर है? फेरिंक्स से निकल करके फोर्थ पार्ट फूड कहाँ पहुंचता है? फेरिंक्स से निकल करके, यहां से निकल करके एक पाइप है जो ऐसे नीचे तक जाती है, इस पाइप में। इस पाइप का नाम है फूड पाइप बोलते हैं इसे, बायोलॉजिकल टर्म है ईसोफेगस। ईसोफेगस, ओ साइलेंट है, ईसोफेगस। क्लियर है? यानी फूड पाइप, फूड पाइप, क्योंकि फूड ही तो ट्रांसफर हो रहा है इसके थ्रू। अब ये ईसोफेगस फूड को कहाँ पहुंचाती है? ये फेरिंक्स से लेकर के फूड को पहुंचाती है हमारे यहाँ इस हिस्से में। यहाँ क्या है? यहाँ है हमारी इस डाइजेस्टिव सिस्टम का एक सबसे वाइडेस्ट पार्ट, स्टमक। क्लियर है? फिफ्थ पोर्शन, स्टमक। अब स्टमक से निकल करके फूड कहाँ पहुंचता है? स्टमक से निकल करके एक कोइल्ड पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, और वो कोइल्ड पोर्शन है इंटेस्टाइन, जो कि दो तरह की है। पहला पार्ट जो स्टमक से अटैच है वो है सिक्स्थ, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर है? और स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड आगे पहुंचता है, सेवंथ पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन से जब निकलता है फूड तो क्या होगा, कहां पहुंचेगा? लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पोर्शन है ना, उस पे एक ओपनिंग होती है। जैसे पहले पोर्शन पे बक्कल कैविटी पहला पोर्शन, इस पे ओपनिंग माउथ है ना, तो इसी तरह लास्ट लार्ज इंटेस्टाइन वाले हिस्से पे एक ओपनिंग होती है। क्लियर है? जिसके थ्रू अनडाइजेस्टेड, अब इस पूरे रास्ते में डाइजेशन हो गया फूड का, ठीक है, जो हमें एब्जॉर्ब करना था वो एब्जॉर्ब कर चुके हैं, अब बच गया कचरा, वेस्ट। ठीक है? जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है उसको निकालना पड़ेगा, डेली काम करते हो 2-3 बार ये। ठीक है? तो ये निकलता है इस लास्ट ओपनिंग के थ्रू, जिसका नाम है एनस।
अब एनएस ओपनिंग है, किस साइड की ओपनिंग है बताओ? जैसे ये एंटीरियर ओपनिंग थी तो जस्ट इसके अपोजिट नीचे की साइड की ओपनिंग है, जिसे हम लोग कहेंगे कि ये पोस्टीरियर ओपनिंग है। पोस्टीरियर ओपनिंग, क्लियर? समझ रहे हो? पोस्टीरियर ओपनिंग है डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब ये पूरा पार्ट है ना, ये पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जो पार्ट्स हम लोगों ने डिस्कस किए, ये पूरा एक ट्यूबुलर फॉर्म में अरेंज होता है, एक पाइप जैसी स्ट्रक्चर है इसकी, ठीक है? ये एनएस है और ये माउथ है, एक पाइप जैसी स्ट्रक्चर है। इसलिए हम लोग इसके लिए पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एक टर्म यूज कर लेते हैं, इसे हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्लियर? ये कैनल है, एलिमेंट्री कैनाल है, क्लियर है? जिसके थ्रू फूड का डाइजेशन होगा, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये तो वो ऑर्गन्स हैं जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम बना रहे हैं, मतलब जिनका फिजिकल यूज हो रहा है इस पार्ट के लिए, ठीक है, जिनके थ्रू फूड ट्रेवल होता है। अब इनके सिवाय भी कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो इनडायरेक्टली यूज होते हैं, क्लियर है? यानी जो हेल्पिंग है, जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में, इन्हें हम लोग कहते हैं ये एसेसरी ऑर्गन्स हैं, क्लियर है? यानी हेल्पिंग ऑर्गन्स है, एसेसरी ऑर्गन्स। एसेसरी ऑर्गन्स में हम लोग किसे काउंट करते हैं? एसेसरी ऑर्गन्स में आएंगे ग्लैंड्स, एल है बीच में, ध्यान देना, ग्लैंड आएंगे, ठीक है? अब ग्लैंड है तो क्या होता है, इस टर्म का मतलब क्या है? ग्लैंड क्या होते हैं? हमारी बॉडी में ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जहां ऐसे पार्ट डेवलप होते हैं, ऐसे पार्ट डेवलप किए जाते हैं जहां से कुछ न कुछ सिक्रीट किया जाएगा। वो सिक्रीशन केमिकल मटेरियल भी हो सकती है, वो सिक्रीशन कोई फिजिकल एंटिटी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, यानी एंजाइम भी सिक्रीट किए जा सकते हैं, कोई केमिकल हार्मोन वगैरह, कोई जूस, कोई मैसेंजर पार्टिकल भी सिक्रीट किया जा सकता है। ऐसे पार्ट्स को ग्लैंड कहा जाता है जो ये सिक्रीशन का काम करते हैं, क्लियर है? अब ग्लैंड भी ऑल ओवर 3 टाइप के होते हैं, बट हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। अब यहाँ ग्लैंड कौन कौन से हैं ये बात कर लेते हैं अपन, क्लियर है? हमारे लिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एसेसरी हेल्पिंग ग्लैंड कौन कौन से हैं? तो हेल्पिंग ग्लैंड हमारे पास हैं, पहला हमारी बक्कल कैविटी में होता है सलाइवरी ग्लैंड, बट हम डिस्कस नहीं करेंगे उसको। क्यों? क्योंकि वो इस बक्कल कैविटी का पार्ट है, तो यही डिस्कस कर लेंगे। हमें वो ग्लैंड डिस्कस करने जो इस पूरे सिस्टम से अलग हों, ठीक है, अलग से एग्जिस्टेंस है जिनकी, इनके पार्ट नहीं है जो। तो इसमें पहला आता है हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड, लिवर, क्लियर? फिर सेकंड ग्लैंड यहाँ है, लिवर के साथ अटैच होता है एक छोटा सा पार्ट, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। और फिर थर्ड यही एक थर्ड पार्ट होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, पैनक्रियाज। ये 3 एसेसरी ग्लैंड है जो हम लोग अलग से डिस्कस करते हैं। तो ऑल ओवर कितने पार्ट हो गए डाइजेस्टिव सिस्टम में? 8 ऑर्गन्स हैं और 3 ये ग्लैंड हैं, क्लियर है? 11 पार्ट हो गए। ये 11 पार्ट में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। इन सब की जब स्टडी कर लेंगे ना तो डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, समझ रहे हो? तो अब हमें इस सिस्टम की स्टडी करनी है एक एक पार्ट से, एक एक पार्ट लेकर के, क्लियर है? समझ रहे हो? ये हो गया। चलो अब आगे चलते हैं। अब एलिमेंट्री कैनाल की स्टडी करनी है हमें। एलिमेंट्री कैनाल की स्टडी करनी है तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास? फर्स्ट पार्ट है एंटीरियर ओपनिंग इस एलिमेंट्री कैनाल के डाइजेस्टिव सिस्टम की, जो कि माउथ है। अब माउथ को हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे? पहली बात तो यही कि एंटीरियर ओपनिंग है, एंटीरियर ओपनिंग है, क्लियर है? सेकंड कि ऐसी ओपनिंग है जो कि गार्ड रहती है
यानी वो ओपनिंग जिसका खुलना व बंद होना कौन रेगुलेट करता है, या वो रेगुलेट होता है, किससे रेगुलेट होता है, किसके थ्रू इस ओपनिंग को गार्ड किया जाता है। तो ये गार्ड होती है, गार्डेड बाय टू मस्कुलर फ्लैप्स कॉल्ड, दो मसल्स के बने हुए पर्दे जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, मसल्स हैं जहां मसल क्या करती है, मूवमेंट, तो मूवमेंट है, ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं वहां जिन स्ट्रक्चर्स में मूवमेंट होगी, मसल्स होगी। अब ये कौन से स्ट्रक्चर है, दो हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं लिप्स। हमारे होठों से गार्ड रहता है ये ओपनिंग, ये होठ है जो इसको खोलते हुए बंद करते हैं, जानते हो ना, समझ रहे हो, ये है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग यहाँ स्टडी करते हैं वो क्या है कि चलो माउथ तो कंप्लीट हुआ, माउथ तो जस्ट ये ओपनिंग है और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। बट माउथ के बाद सेकंड पार्ट जो हम लोग स्टडी करते हैं बक्कल कैविटी। अब बक्कल कैविटी और माउथ के बीच में एक जगह आती है, एक पार्ट है, क्या है, कौन सा पार्ट है, टंग तो बक्कल कैविटी का हिस्सा है, तो कौन सा पार्ट है, वो पार्ट है ये दांतों के, दांत से बक्कल कैविटी स्टार्ट होती है, दांतों के और होठ के बीच की ये जो जगह है ना, ये वो पार्ट है। क्लियर है, समझ रहे हो, ये वाला पार्ट जान गए, क्लियर है, इसीलिए इसको स्टडी किया जाता है। इस पार्ट का नाम है, खाली जगह है ये, कुछ नहीं है यहाँ, इसलिए टर्म यूज होती है वेस्टिब्यूल। अब ये नहीं है कि वेस्टिब्यूल टर्म सिर्फ इसीलिए यूज होती है, इस पार्ट का ही नाम है, नहीं, खाली जगह जहां भी होगी उसे वेस्टिब्यूल बोल सकते हैं हम लोग। क्लियर है, वेस्टिब्यूल है ये। वेस्टिब्यूल को याद कैसे रखोगे और क्यों बात कर रहे हैं इसकी, ना बात करते तो क्या घट जाता, तो नीट ने क्वेश्चन पूछा इस पे, इसलिए बात कर रहे हैं, क्या है, कैसे याद रखोगे। तो जैसा अभी अभी हम लोगों ने मूवमेंट किया था वो इसलिए पढ़ रहे हैं इसे, क्यों, क्योंकि ये वो पार्ट है जहां पर मैक्सिमम चांसेस रहते हैं ओरल कैंसर के। ओरल कैंसर क्या है, मुंह की कैंसर, ये बीड़ी सिगरेट के पैकेट आते हैं, इन पे वो फोटो छपी आती है, लोग देखते हैं फिर भी पीते हैं, पता नहीं क्या मेंटेलिटी हो रखी है लोगों की। अबे वो फोटो बता रही है कि तुम्हारा हाल ये होने वाला है, फिर भी तुम लोग पी रहे हो। कंपनी वाले चिंक चिंक क्या बताते हैं, स्मोकिंग किल्स, स्मोकिंग किल्स, स्मोकिंग किल्स। अबे तंबाकू सेवन ले लेगा जान, समझ रहे हो, फिर क्यों नहीं समझते लोग, नहीं समझते, चलो कोई बात नहीं, अपन क्यों बहस कर रहे हैं। ट्राई किया है किसी ने, किया है, करना भी मत देखो, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, बाकी तुम्हारी जिंदगी है, खतरों से खेलना हो तो ट्राई कर सकते हो, बट नहीं करना चाहिए। देखो वेस्टिब्यूल क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि नीट ने क्वेश्चन पूछा था और उसका रीजन यही था कि मैक्सिमम चांसेस ऑफ ओरल कैंसर कहाँ होते हैं, वो वेस्टिब्यूल में होते हैं। इसको याद कैसे रखेंगे, इसे हम लोग कहते हैं खन्नी चैम्बर, खन्नी चैम्बर। अब वो खन्नी पान बीड़ी गुटखा वो यहीं खाते हैं ना, वो मसलते हैं और वो लगाते हैं, वो यहीं जाता है सारा, यहीं रोक के रखते हैं, फिर उसको ऐसे फूक देते हैं, होता है ऐसा कुछ, तो देखा है मैंने इसलिए बता रहा हूँ। तो ये है वो खन्नी चैम्बर, इसलिए पढ़ रहे हैं। और नीट का क्वेश्चन यहाँ था कि मैक्सिमम चांसेस होते हैं यहाँ, मैक्सिमम चांसेस ऑफ ओरल कैंसर, मुंह की कैंसर के मैक्सिमम चांस है। क्लियर है, इसलिए पढ़ते हैं, वेस्टिब्यूल को इंपॉर्टेंट है याद रखना। क्लियर है, निपटाओ, ये हुआ, ये है अपना फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पोर्शन माउथ। क्लियर हो गया, अब बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। तो देखो सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट है अपना बक्कल कैविटी। अब देखो बक्कल कैविटी को हम लोग ओरल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। ओरल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। ये है क्या, जहां कैविटी टर्म यूज हो जाए ना,
कैविटी। तो समझ लेना हम लोग एक खाली थोथी जगह की बात करें। थोथी क्या होता है? वैकेंट, खाली हो जो, ठीक है। अब खाली जगह कैसे बनेगी? अगर मैं कहूँ कि ये रूम खाली है तो इस रूम में क्या होगा? क्यों कुछ नहीं होगा? अबे गधे, खाली बताना है ना मुझे। खाली रूम बता रहा हूं तो रूम तो होगा ना कम से कम। रूम है, रूम में क्या होगा? इसकी छत है, इसका फर्श है, इसकी दीवारें हैं, यही तो होगा। होगा ना? इसकी एंटीरियर साइड है, इसकी पोस्टीरियर साइड है, इसकी डोर्सल वेंट्रल लेटरल साइड्स हैं, होगी ना? ऐसा होता है, ऐसी होती है कैविटी। कैविटी होती है होलो स्पेस, वैकेंट स्पेस, खाली जगह। क्लियर है? अब कोई चीज खाली है, उसको खाली बनाने के लिए उसको चारों तरफ से कुछ बाउंड्री तो दी गई होगी ना। तो वो बक्कल कैविटी में बाउंड्री क्या होती है उसकी बात कर लेते हैं। बक्कल कैविटी में बाउंड्री की अगर बात करें, बक्कल कैविटी कैसे बनी है, तो कुछ पार्ट, कोई भी एक हिस्सा होगा जिसने इसकी रूफ बनाई है। क्लियर है? बनाई है। कोई एक हिस्सा होगा जिसने इसका फ्लोर बनाया है, होगा। कोई एक हिस्सा होगा जो कि इसके लेटरल साइड में प्रेजेंट है, दीवारों वाली जगह। वॉल्स नहीं कह रहा मैं, रीजन है उसका बताऊंगा क्यों नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं लेटरल साइड, होगा ना? अबे होगा, तो तब जाकर के ये कंप्लीट होगी। तो कौन सा पार्ट है जो इसकी रूफ बनाता है, कौन सा पार्ट है जो फ्लोर बनाता है, और कौन सा पार्ट है जो लेटरल साइड में प्रेजेंट है? बक्कल कैविटी में ध्यान दो, ये कैविटी थोथी जगह है, खाली जगह है। इसकी रूफ क्या है? इसका रूफ, इसकी रूफ है हमारा तालु, पैलेटाइन। रूफ का काम कर रहा है पैलेटाइन। क्लियर है? समझ गए? फिर फ्लोर, फ्लोर क्या है? फ्लोर का काम कर रहा है फ्लोर, फर्श। फर्श क्या है भाई? फ्लोर का काम कर रही है हमारी टंग। टंग को लिंगुआ भी बोलते हैं। लिंगुआ टर्म भी टंग के लिए यूज होती है, और ग्लोसा टर्म भी। टंग, लिंगुआ या ग्लोसा एक ही चीज की बात हो रही है। लेटरल साइड में क्या है इसके? इसके लेटरल साइड में है हमारे टिथ। क्लियर है? तालु, तालु भी नहीं, ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। ये है। अब देखो एक चीज, हम लोगों ने लेटरल में टिथ को बताया है, तो ये कहाँ गए? ये कुछ कुछ क्रू वाले कहाँ गए? ये वे कहाँ गए? इनकी बात क्यों नहीं की? तो देखो, अगर हम कहें कि वॉल है, तो वॉल तो एक्चुअल में यही है। कैविटी की बात करें ना, रूफ देखा, फ्लोर देखा, वॉल, वॉल तो एक्चुअल में यही है। बट ये यूजफुल नहीं है ना, इनका कोई काम नहीं है। हम लोग देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी? कि लेटरल साइड में दांतों को वॉल क्यों नहीं कहा? वॉल हिलती नहीं है, तो ये हिल के कहीं नहीं जाती, ये यहीं रहती है। दांत हिलते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं, खुलते बंद रहते हैं, समझ रहे हो? तो इसलिए उनको वॉल ना कह करके लेटरल कहा है। इसकी वॉल्स क्या है? वॉल क्या है? ये क्या बोलते हो उन्हें? गाल, चिक। क्लियर? ये बक्कल कैविटी है। अब अगर बक्कल कैविटी समझनी है तो हमें ये एक एक पार्ट समझना पड़ेगा। पैलेटाइन, टंग, टिथ और चिक को हम डिस्कस नहीं करते। क्लियर? ये हो, तो अब अपन बात करते हैं पैलेटाइन से। पैलेटाइन की बात कर लेते हैं। पैलेटाइन जो है, तालु जो है हमारा, ये कैसा होता है? ऐसा पार्ट है ना बे, ऐसा पार्ट है ना, है। अब देखो क्या होता है, इस पैलेटाइन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक पार्ट जिसे हम लोग कहते हैं हार्ड पार्ट, और एक पार्ट जिसे हम लोग कहते हैं सॉफ्ट पार्ट। अब ऐसा क्यों कहा, ये पता चलेगा तब जब तुम लोग एक एक्सपेरिमेंट करोगे। क्या कि तुम्हारे पास जीभ है, तुम्हारे पास खुद का तालु है,
किसी दूसरे में तो चेक मत करना, खुद के तालू पे खुद की जीभ टच करके देखो, आगे वाले हिस्से पे टच करो और फिर पीछे वाले पे टच करो, क्या फील हो रहा है? आगे वाला पार्ट थोड़ा सा हार्ड है और पीछे वाला थोड़ा सा सॉफ्ट है। अब ये पार्ट है, आधा पार्ट हार्ड है, आधा सॉफ्ट है। अब पार्ट कहो या फिर मैं कहूँ इस ये आगे वाली साइड हार्ड है, पीछे वाली साइड सॉफ्ट है, ठीक है, एक ही बात है ना। तो मैं कहता हूँ कि ये तो हार्ड पोल है। पोल पोल मतलब डायरेक्शन बताने के लिए यूज करते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, तो वैसा कुछ है। हार्ड पोल है और ये सॉफ्ट पोल है। अब ये हार्ड क्यों हुआ भाई? ये हार्ड क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ बोन प्रेजेंट होती है, क्लियर है, इसलिए हार्ड है। ये सॉफ्ट क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ बोन नहीं है गधो, सोच लो थोड़ा सा, बोन नहीं है इसलिए सॉफ्ट हो गया, समझ रहे हो? एक चीज पता चली। दूसरी, रुको, अब दोबारा टच करो, आगे वाले को फील करो और पीछे वाले को फील करो, दोबारा बताओ क्या महसूस हो रहा है? वे बताओ, क्या मैं टच करके बताऊं क्या? गधो बताओ क्या फील हो रहा है? किस हिसाब से मुंह से बताना है? आर्ट ऑफ तो हो गया, और क्या फील हो रहा है? फील नहीं हो रहा कुछ? ऐसा नहीं लग रहा कि आगे वाला पार्ट थोड़ा सा खुरदुरा है? नहीं लग रहा क्या? और पीछे वाला पार्ट थोड़ा सा चिकना सा फिसल रही है जिस पे जीभ, लग रहा है? लग रहा होगा, लग रहा होगा, मुझे पता है। तो ये आगे वाला पार्ट खुरदुरा यानी रफ क्यों है और पीछे वाला स्मूथ क्यों है? देखो, आगे वाला पार्ट थोड़ा सा रफ है क्योंकि यहाँ यहाँ ये पार्ट रफ है, रीजन है कि यहाँ रूगे प्रेजेंट है, रूगे प्रेजेंट है, क्लियर, इसलिए ये पार्ट रफ है, क्लियर। अब ऐसा क्यों है? रूगे क्या है? रूगे हैं छोटे छोटे फाइन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। विलाई तो बड़े फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होगी, ये छोटे 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 जैसे ऐसे उभार हैं, ऐसे 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 उभार है, ठीक है, छोटे छोटे, तो रूगे प्रेजेंट है। अब रूगे यहाँ क्यों दिए गए? इसको थोड़ा सा खुरदरा क्यों बनाया गया? सोचने वाली बात है ना, इसको खुरदरा पीछे वाले को चिकना रखा गया, क्यों रखा गया भाई? क्योंकि ये ग्रिप देता है, प्रोवाइड ग्रिप, ग्रिप प्रोवाइड करता है। अब किसे ग्रिप प्रोवाइड करता है, कैसे ग्रिप प्रोवाइड करता है? तो देखो अभी सर्दियां आ रही है, रातें लंबी हो जाएंगी, दिन छोटे हो जाएंगे, सर्दियों की रातें वैसे भी खास होती है। सोने से पहले दूध के साथ एक आधा लड्डू तो खाओगी, और लड्डू कैसे बनते हैं मैं तो ये पूछ रहा हूँ, रातों से मुझे कोई मतलब नहीं है, लड्डू कैसे बनते हैं ये बताओ। अबे टेक्निक पूछ रहा हूँ, लड्डू लड्डू जैसे चाहे किसी चीज का भी बनाना हो, बूंदी का, बेसन का, मूंग का, किसी का भी बनाना हो, गूंद का, उसको क्या करते हैं, ऐसे 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 रोल करते हैं, तब जाकर के वो गोल होते हैं ना, तब जाकर के वो छोटे छोटे पार्टिकल आपस में बनते हैं और एक लड्डू बन जाता है। वैसा ही कुछ यहाँ होता है, हम लोग फूड खाते हैं ना, हमारे दांत उस फूड को बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देता है, और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स आगे नहीं जा पाते, नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे ये हम लोग पढ़ेंगे जब पॉइंट आएगा, बट ये आगे नहीं जा पाते, आगे नहीं जा पाते। तो इसलिए क्या किया जाता है, इनको एक ऐसा ही लड्डू जैसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा गोला बनाया जाता है, खाते हो तब फील करते हो ना, ऐसा होता है, वो गोला जाता है अंदर आगे, ठीक है, उसको कहते हैं बोलस, निवाला। अब ये बोलस कैसे बनता है भाई? वही लड्डू वाली टेक्निक है, बोलस बनाने के लिए दोनों तरफ से ऐसे हाथ जैसा कुछ चाहिए, तो ऐसा नीचे तो आती है हमारी टंग, ठीक है, ऊपर पहले टंग अगर चिकना होता, स्मूथ होता, तो ये फिसलता रहता, बोलस बनता ही नहीं कभी, तो इसलिए रफनेस दी गई ताकि वो बोलस बन सके, पहला रीजन। दूसरा रीजन
कि हमारी जो टंग है ना वो कभी भी नीचे रेस्ट नहीं करती। अगर सो भी रहे हो ना तो ध्यान देना हमारी टंग हमारे तालू से चिपकी हुई होगी। टंग ऑलवेज रेस्ट ऑन द पैलेटाइन, समझ रहे हो, तो वो ग्रिप मिल सके। इसलिए ग्रिप मिल सके तो ये रफ किया गया है, रफ हुआ है रुगे की प्रेजेंस से, समझ रहे हो। ये तो हुई हार्ड पोल की बात। अब सॉफ्ट पोल में भी एक मॉडिफिकेशन है। वो क्या है कि सॉफ्ट पोल जो है वो एक्सटेंड होकर के ऐसा घंटे जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। शीशे में कभी आ करके देखा हो तो वो एक झूलता हुआ दिखेगा घंटे जैसा स्ट्रक्चर, देखा है। घर वाले डराते होंगे कि टूट गया तो सल्ट जाओगे, डराया था। कैसे घर वाले हैं तुम्हारे? हमें तो डराया जाता था भाई, टूटने नहीं दिया हम लोगों ने कभी। तो ये क्या है? ये सॉफ्ट पोल की एक्सटेंशन है जिसका नाम होता है यूवुला। क्या नाम है? कौन सा लाला? यूवुला, ठीक है, यूवुला। अब ये क्या काम आता है? अब ये घंटा क्यों लगाया गया है यहाँ? ये क्यों लटकाया गया है यहाँ? वैसे ही लटकने वाली बहुत सारी चीजें अपने पास, ये क्यों लटकाया गया है? सोचने वाली बात है ना। तो देखो क्यों लटकाया गया। अब ये हमारी बक्कल कैविटी की ओपनिंग है माउथ, ठीक है। ये इसके ऊपर एक छोटी ओपनिंग है नेजल चेंबर की, ठीक है। ये बक्कल कैविटी है और ये नेजल चेंबर है, ठीक है। ये आगे जाकर के एक ही जगह खुलते हैं जो कि फेरेंक्स बनता है अपना, और इस फेरेंक्स में नीचे फिर दो पाइप खुलती है, एक विंड पाइप और दूसरी फूड पाइप, ऐसा होता है। चलो अब एक चीज ध्यान दी होगी, कभी भी खाते वक्त, हम खाते या पीते वक्त, हम लोग पानी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, खाते या पीते वक्त कभी सांस नहीं लेते, और सांस लेते तब खाते पीते नहीं है। अगर ऐसा हो जाए बाय द वे तो फिर वो अटक जाता है, फिर खांसी आती है। होता है, क्यों होता है? क्योंकि खाते पीते वक्त अगर सांस लेंगे तो ये आगे है विंड पाइप, ये है विंड पाइप, ठीक है, और ये है फूड पाइप। तो खाना जाना चाहिए यहां से यहां, अगर ये खुली हुई तो खाना यहां चला जाएगा ना। अगर यहां चला गया तो यहां से वापस आने का रास्ता नहीं होता और यहां अटक जाता है खाना। अब देखो एक चीज है, घुसने वाली जगह घुस नहीं रहा है, दूसरी जगह घुसेगा तो दिक्कत तो आएगी, समझ रहे हो ना। कोई चीज किसी चीज के लिए बनी है पर्टिकुलर, उससे जगह दी गई है घुसने के लिए, मतलब फूड के लिए फूड पाइप है, तो वो कहीं और घुसेगा तो फिर चोट खाएगा, दिक्कत आएगी, दुखी होगा, होता है। तो वही बात होती है, अगर फूड यहाँ पहुंच गया तो वो यहाँ फंस जाएगा, फंस गया तो विंड पाइप हो जाएगी बंद, और विंड पाइप बंद होगी तो सांस नहीं आएगा और सल्ट जाओगे तुम लोग, सफोकेशन, चोक होकर के फाइल बंद हो जाएगी तुम्हारी। तो इसलिए खाते वक्त और पीते वक्त कभी सांस नहीं लेते, ठीक है। ले लिया तो फिर वो खांसी उठती है, छोटा सा पार्टिकल चला गया, उसको खांस करके हम लोग बाहर निकाल देते हैं, ये होता है। तो फूड कभी यहाँ नहीं जाता। अब ये क्यों नहीं जाता? क्योंकि यहाँ एक ढक्कन लगाया गया है जो कि इसको बंद कर देता है जब हम खाते व पीते हैं, ठीक है। तो फूड या पानी डायरेक्ट यहाँ चला जाता है, समझ गए। चलो ये हुई बात। अब अगर यहाँ जा सकता है, पानी पी रहे हैं तो पानी तो यहाँ से यहाँ भी तो घुस सकता है, लिक्विड है ना, वो तो घुस सकता है, यहाँ क्यों नहीं घुसता? तो यहाँ घुसने से रोकने के लिए ही ये घंटे जैसी स्ट्रक्चर यूला लगाई गई है जो इसको रेगुलेट करता है। जब ये ढक्कन इसको बंद करता है, ये यूला इसे बंद कर देता है, ताकि खाते और पीते वक्त जो भी चीज आई वो यहाँ चली जाए, और जब सांस लेनी होती है तो ये खुल जाता है और ये ढक्कन भी खुल जाता है, तो हवा सीधी यहाँ चली जाती है। समझ आया? अबे रास्ता समझ आया क्या? क्लियर है? समझ रहे हो? ये है, इसलिए यूवुला लगाया गया है ताकि वो इस नेजल चेंबर की बाहर वाली ओपनिंग तो ये है, ये अंदर वाली ओपनिंग है, इन्हें कहा जाता है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, ये है इंटरनल नोस्ट्रिल। तो ये यूवुला इसलिए लगाया गया है ताकि ये इंटरनल नोस्ट्रिल को गार्ड कर सके, उसका खुलना हुआ बंद होना रेगुलेट कर सके, नियंत्रित कर सके। तो यूवुला क्या करता है? रेगुलेट
regulate the opening, regulate the opening and closing of internal nostril बोल दो या नेयर बोल दो, एक ही बात है, मैं nostril कह रहा हूं, इंटरनल nostril, और इसके लिए दूसरी टर्म यूज होती है और इंटरनल नेयर। क्लियर? ये काम है हमारे घंटे जैसे यूला का, तो कहते हैं ना घंटा काम आएगा, अबे घंटा ही काम आता है। ठीक है, आ रहा है ना? नहीं तो पानी फिर यहां से बाईपास होता, यहां से डाल रहे हो, यहां से निकल रहा है, क्या फायदा हुआ? समझ रहे हो? तो ये है यूला, ये अपना पहले टाइम है। क्लियर है? हो गया? बाकी अपन कल डिस्कस करते हैं।